काम पूरा ठीक है, अच्छी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अब वो चालू करेंगे, यहाँ आते हैं तो बंद करते हैं। तो क्या खुद ही एक ही आदमी है ना वो। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको डंके गाइड मिलती है, और अच्छा भाग्य हो तो बढ़िया राइड मिलती है, बढ़िया ब्राइड मिलती है, और जिसने बहुत अच्छे पुण्य किए हो उसको बुल्डाना अर्बन की ये प्राइड मिलती है। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, भैया जी का जो जन्म का दिन है वो 51 शुभ अंक में जन्म हुआ है, तो इनके हाथ से जितने कार्य होंगे वो सदा शुभ ही होंगे। मैं बिल्कुल साहब इस माहौल को बदलना चाहता हूँ। ये बता रहे थे जी कोठारी जी जो है वो बढ़िया ढंग से करते हैं। देखो हमारे राजस्थान में जो कोठारी होते हैं जिनको कोठार संभलाते हैं, तो ये जो डंकी मिठाइयाँ पड़ी हुई है ये इनके कोठारी है। ये तो इतने इंटेलिजेंट आदमी है, वकील और है। ये बोले मैं कोर्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या? बोले 377 के बाद 2 लेडीज एक साथ बैठेगी, जेंट्स एक साथ बैठेंगे। मैं बधाई देता हूं आज के इस आयोजन में। लीजिए प्रारंभ करना चाहता हूं, एक बार तालियां वालियां बजा करके मुझे आदेशित करें पंडित नागर अशोक नागर जी के उपस्थिति में और इन 2 बहनों की उपस्थिति में आपको कुछ समय हंसाना चाहता हूं। आपको पता होगा हमारे हिंदुस्तान में सब तरह के देव है, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, जन्म के, मरण के, परण के, सब तरह के देवी देवता है, केवल हंसाने का कोई देव नहीं है। तो ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से मैंने इस कलयुग में केसर देव ने आपको हंसाने के लिए अवतार लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो प्यार में, व्यापार में किसी तरह से दुखी है, प्यार में, व्यापार में, जीएसटी की मार से, लुगाई की फटकार से जैसे भी दुखी है, मैं उनको थोड़ी देर हंसाने का प्रयास करूंगा। आप हिम्मत करके हंसने का प्रयास करना। मैं ये अच्छा है। नहीं भाई साहब, इजाजत लेनी पड़ती है। ये अशोक नागर जी तो बहुत होशियार आदमी। ब्राइड की बात चल रही थी तो ये मेरे को कह रहे थे केसर देव जी मैं पंडित आदमी हूँ, एक बात जानता हूँ, जो जिसको बीबी मिलती है, बहू मिलती है, लुगाई मिलती है, वो बड़े भाग्य से मिलती है। उसे भगवान का प्रसाद समझ करके बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े श्रद्धा से, बड़े सम्मान से ग्रहण करना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर बीबी भगवान का प्रसाद है तो पंडित जी एक बात बताओ, आजकल ये नई बीमारी चली है गर्लफ्रेंड वाली, ये फिर क्या है? ये तो भाई साहब पहुंचे हुए आदमी। मैंने कहा जी अगर बीबी भगवान का प्रसाद है, इसको इज्जत से, श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, तो मेरे को ये बताओ ये जो गर्लफ्रेंड है ये फिर क्या है? इनका जवाब सुनना और जवाब समझ में आए तो पीछे तक जितने लोग बैठे हैं वो मेरे को तालियां बजा करके आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं खुलना चाहता हूं। मैंने कहा जी अगर लुगाई भगवान का प्रसाद है तो ये गर्लफ्रेंड क्या है? बोले केसर देव जी है तो ये भी प्रसाद, पर ये बेरू जी का प्रसाद है। और आप जानते हो बेरू जी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन केसर देव जी आपने कहा कि आदरणीय भाई जी का जन्म 51 का है तो भाग्यशाली है, पर हम पंडित है, आपको ये भी याद रखना चाहिए 51 के बाद दामन ही आता गिनती में, तो बाद में मेरा ही नंबर है। जोरदार। चलो साहब आप भी 52 के हो रहे हैं, धीरे धीरे ये मामला 56 तक पहुंचेगा। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते बताना चाहता हूं। देखो मैं पिछले दिनों राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर बॉम्बे गया। मेरे को बड़ी दिक्कत आई आदरणीय भैया जी। मेरे को तो जाते ही ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। अब वो समझे नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने उनको उत्तर दिया। मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा सर इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। बोले एग्जाम्पल दो।
तो पंडित जी मैंने उनको उदाहरण देके समझाया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं, अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बच जाता है। ये तो एक फेंटा है, फेंटा क्या एक फेंटेसी है, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो कई गंजों की शादी हो जाती है। तो ये अपना सेफ्टी पर्पज है। अच्छा साहब, मैं देखो गांव का आदमी, आजकल मैं शहर में रहने लग गया। शहर के और गांव के सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस। शहर में और गांव में मेन फर्क तो यह है कि गांव में तो लोग गाय पालते हैं, शहर में लोग कुत्ते पालते हैं। यह कल्चर का फर्क है। मैं जयपुर में शिफ्ट हुआ तो मेरी घरवाली को मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा, वो भी कॉलोनी की औरतों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती, जीरो फिगर के चक्कर में, फिटनेस के चक्कर में। तो साहब जब कॉलोनी की औरतें घूमने जाती तो वो ऑलरेडी सेटल थी, उन्होंने अपने घर में कुत्ता पाल रखा था, तो जब वो जाती तो अपने कुत्ते को साथ ले जाती। मेरी घरवाली नई नई शिफ्ट हुई थी, हमारे घर में कुत्ता नहीं था, जब वो घूमने जाती तो साथ में मुझे ले जाती। ये घूम हुई यार गुप्ता जी, कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। जब पता चला तो मैंने सोचा यार ये तो मामला गड़बड़ है, अपने को भी घर में कुत्ता खरीद लेना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेना चाहिए। तो साहब घरवाली से डिस्कस हुआ, उसने कहा, मैंने बात की कि भाई कुत्ता खरीदेंगे, उसने कहा ठीक है कुत्ता खरीदेंगे। मैंने कहा भाई खरीदेंगे क्यों? बोली घर की रखवाली के लिए, सेफ्टी के लिए। मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं, कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। ये सम्मान। तो हम साहब मार्केट में गए, आप देखो एक मार्केट में एक वो अपनी गली में जो पिल्ला पड़ा रहता ना, उसी को धो पहुंच के रखा था, रेट बताई 20,000। मैंने घरवाली को इशारों में समझा दिया अपने को नहीं खरीदना है, गांव में तो पॉकेट में मिल जाता है। तो सेल्समैन ने मैडम को पटाना शुरू किया, बोले देखिए मैडम ये बहुत कुत्ता शानदार है, बहुत जानदार, बहुत समझदार, बहुत एक्सपर्ट है। मैडम ने मेरी तरफ देखा, हंसो मत। फिर सेल्समैन को कहा साहब के पसंद नहीं आ रहा है, तो सेल्समैन ने देखा मेहनत बेकार जा रही है, उसने दूसरे ढंग से समझाया, बोले देखिए मैडम ये कुत्ता वाकई बहुत जानदार, बहुत समझदार, बहुत एक्सपर्ट है, और इसकी एक विशेषता और, ये इस नस्ल का आखिरी कुत्ता है। एक बार हाथ से वापस निकल गया ना तो वापस नहीं आने का। पत्ती का तो क्या है। अरे मैंने देखा ये माल गले आया, तो मैंने उसको समझाया दूसरे ढंग से। मैंने कहा मैडम ये हमारे पड़ोस में कुत्ता है, उन्होंने देख रखा था, तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा मैडम देखिए ये जो कुत्ता है ना, ये अपने जो पड़ोस में अग्रवाल साहब है वैसा कुत्ता नहीं है, मतलब उनके कुत्ते जैसा कुत्ता नहीं है, आप गलत जगह हंस रहे हो। मैंने कहा ये कुत्ता वैसा नहीं है, ये तो एकदम, वो तो एकदम एक्सपर्ट है, ये तो एकदम जाहिल, गंवार, अनपढ़ टाइप का कुत्ता है, तुम क्या सोच रही हो, इसको घर ले जा करके एक्सपर्ट कर लोगी, ये होशियार कर लोगी। वो बोली अच्छा आप वो दिन भूल गए क्या। तो साहब इस राजकीय सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी तालियां हंसी मस्ती तो आ रही है, लेकिन मेरे को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मुझे यूं लग रहा है आप भी उसी स्थिति में हो। मैं बताऊं, मैं जिस दिन से शहर में शिफ्ट हुआ हूं, नई नई प्रॉब्लम शुरू। वो मैं बताऊं, जब से मैं शहर में आया हूं, मेरी घरवाली मॉडर्न होने के चक्कर में, एक्चुअली क्या है, मैं तो गांव का देहाती टाइप आदमी, वो इंग्लिश मीडियम वाली। जब मैं राजस्थानी में गिटपिट मारवाड़ी में उसको सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो अंग्रेजी में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड में कह दिया कि तू तो गेली है, और वो समझी नहीं इंग्लिश मीडियम वाली। उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली, अब मैं उसको ये थोड़ी कहता तू बेवकूफ है। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गया, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला।
तो ये अपने कल्चर की मस्ती है। मैं बताऊं पंडित जी, जिस दिन से वो शहर में आई है, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी हुए, मैं जब उसके साथ कहीं पार्टी में जाता हूं तो वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा पिंक साड़ी क्यों? बोले ये जेंट्स का मामला नहीं है, ये हम लेडीज का मामला है। हम रखते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब पर्स का कवर, पर्स मोबाइल का कवर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सैंडल, हर चीज की कलर मैचिंग, ये तुम मर्द लोग नहीं जानते। तो साहब मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, इसीलिए पिंक सिटी में जाता हूँ, पिंक सिटी को गुलाबी नगरी कहते हैं, इसलिए गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, ये कलर मैचिंग है। मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया अशोक जी, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, मैं पीली साड़ी पहन के गई। आदरणीय भैया जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल कर दिया। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब की? तो मैं तो इस मस्ती में जीने वाला आदमी हूँ, इस आनंद के साथ रहती हूँ। हम दौर करेंगे। मैं एक दौर आपका कविताओं तक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस अभी आप सब लोग खाना वाना खा करके आए हैं, इस मस्ती से आए हैं। मैं एक मस्ती से जुड़ी कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। फिर समय मिला हम फिर आएंगे। लीजिए एक कविता आपके श्री चरणों में, आपके आशीर्वाद से एक बार मुझे तालियां। स्वागत है दिल से। अरे अपन तो ऐसी मस्ती की बात करेंगे, अपने को टेंशन वेंशन नहीं लेना है। मैं घूम रहा था, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आया हूँ, आप शिवाजी महाराज की धरती तक मैं आया। संदेश पहुंचाना चाहता हूँ राजस्थान से महाराष्ट्र तक। मैं भी पिछले दिनों घूमने गया, मेरे को बिहार का एक भाई मिला। बोले यार आप कहते हो हमारे महाराणा प्रताप ऐसे, हमारे महाराणा प्रताप ऐसे। महाराणा प्रताप ने ऐसे क्या काम कर दिया था? घास की रोटी तो खाई थी, घास तो हमारे लालू प्रसाद जी ने भी खाया। तो हमारे लालू प्रसाद जी भी महान। मैंने कहा जी आपके लालू प्रसाद जी तो महान, पर दो पंक्तियां सुन लो, उसके बाद आप जो चाहो कहना। मैं राजस्थान की धरती से इस महाराष्ट्र की वीर भूमि तक दो बात पहुंचा करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा जी महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट घास नहीं खाया, घास की रोटी खाई, इसलिए वीरता में, आजादी के इतिहास में, लड़ाई में पूरे राजस्थान के इतिहास को सोबर कर दिया। आपके लालू जी ने डायरेक्ट घास खाया, इसलिए गोबर ही गोबर कर दिया। ये जो कल्चर का फर्क है, इस कल्चर में, इस संस्कृति का अंतर आप तक पहुंचाते हुए हमारी संस्कृति से जुड़ी एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आदरणीय भैया जी, आपको पिछले दिनों पता होगा मैगी पर बैन लगा, उसमें जहरीले रसायन पाए गए, केमिकल पाए गए। वो जो ही बैन लगा उसके बाद बाबा रामदेव जी अपनी मैगी लेकर आए, एक आंख मारते ही तैयार। हालांकि लेबोरेटरी में जांच की तो उसमें कीड़े पाए गए, पर सबसे बढ़िया बात है कि कीड़े भी अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। मैंने सोचा यार जब हमारे हिंदुस्तान में इतनी खाने की चीजें मिलती है तो ये चाइनीज पास्ता वास्ता मैक्रोनी हिंदुस्तान के लोगों को खाने की क्या जरूरत है। एक संस्कार की कविता आप संस्कारित लोगों के बीच सौंपना चाहता हूं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये दुनिया के लोग नहीं बता सकते। हम दुनिया को बताएंगे कि स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हिंदुस्तान का जो अनुभव है, वो विश्व में किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है अमेरिका ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोग्रेस कर ली, जर्मनी ने मैकेनिक्स में प्रोग्रेस कर ली, आईटी में चाइना और दूसरे देशों ने कर ली, लेकिन खाने में जो हिंदुस्तान ने प्रोग्रेस की है वो दूसरा देश कर ही नहीं सकता। क्योंकि आदरणीय नागर जी, अपन ने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का किया, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। बहुत अच्छे। और अपने आविष्कार विश्व के बाकी आविष्कारों से बहुत आगे हैं। इसलिए आगे हैं कि अपने तो यहाँ चपरासी से लेकर के अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो अपने तो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता ही ऐसे हैं, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अरे अपने तो गणपति गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में,
और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। ये हमारे संस्कार है। अपन तो इतने हैं कि अपन श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, अपने पितरों का ध्यान रखते हैं कि उनको भूखों को खिलाएं। इवन अपन तो इतने प्रिकॉशन से चलने वाले हैं, जब मुर्दे को लेके जाते हैं तो साथ में एक पिंड रखते हैं। भाई साहब बीच में ढाबा पड़े कि नहीं पड़े? तो अपन इस व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के आविष्कार गिनाना चाहता हूँ आपको गर्व के साथ कि हमने क्या क्या आविष्कार किए। आप गिनते जाना, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें? बढ़िया है। जब इतनी चीजें हमें मिलती है तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें? हिंदुस्तान ने तो ऐसे आविष्कार किए। देखिए जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जलेबी है? वो अमेरिका से एक वैज्ञानिक आया घूमने इंडिया में, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ साहब। बोले यार न तो इसमें कोई सोल्डिंग न बेल्डिंग, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। तो भाई साहब वो जलेबी को ढंग से लपेटा और अमेरिका ले गया। वहां ले जाकर के 4 वैज्ञानिकों को दिखाया, उनको बताया, बोले अपने को रिसर्च करनी है। देखो इसमें न इनपुट डिवाइस न आउटपुट का सिस्टम, अपने को रिसर्च करनी चाहिए इसमें चाशनी घुसी कैसे। बाकी चारों वैज्ञानिकों ने मिलकर उसको पीटा ठोका। बोले इंडिया से फिर नहीं प्रॉब्लम ले आया। पिछले साल अपना माइकल गया था, वो एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। और बिना जिग मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। ये इंडिया की साइंस है। बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, ऐसा साइंस में हो ही नहीं सकता। जिस चीज का नाम है वो हो ही नहीं वो अंग्रेज आया मेरे घर एक बार, मैंने उसको दी स्वीट डिश, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन। अब उसके समझ में नहीं आया, बोला व्हाट इज गुलाब जामुन? तो मैंने कहा इट इज टेबलेट ऑफ हाई कैलोरीज। मैंने कहा ये एनर्जी फुल है और 3-4 पीस में ही पेट फुल है। बोला है तो टेस्टी, बट वो कैसा बड़ा कैसे? मैंने कहा इट कंटेन बटर शुगर मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोले व्हाट इज खोया? पाया तो खोया। बोला व्हाट इज खोया? अब मैं इसको खोया कैसे समझाऊं? मैंने उसको कहा इट इज मावा। बोले वाह वाह, बट व्हाट इज मावा? अब मैंने कहा अपने राजस्थानी ढंग से समझाना पड़ेगा। उसने पूछा व्हाट इज मावा? मैंने कहा इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, बाय मेकिंग लोया वी कॉल्ड खोया, इट इज आल्सो कॉल्ड मावा यूज इन एवरी सावा। तो ये अपने को ढंग से समझाना पड़ता है। वो अंग्रेज आ गया मेरे घर, वो हम बाजरी कूट रहे थे, राजस्थान में बाजरी खाते हैं। उसने देखा बाजरा एकदम सोने जैसा शानदार, उसने कहा यार चीज तो बढ़िया है, इतनी सुंदर, इतनी टेस्टी, इतनी लुकिंग, इस चीज को आप इतनी निर्दयता से, इतनी क्रूरता से पीट रहे हो, इतने अच्छे धान को पीटते थोड़ी है। तो उसने मुट्ठी भरी बाजरी को टेस्ट किया। अब मारवाड़ की जैसलमेर की बाजरी वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। उसने टेस्ट किया तो उसने उसको टेस्ट लगा, बोले सो नाइस सो प्रीटी। फिर भरी एक मुट्ठी, फिर खा गया और बोले वेरी नाइस वेरी टेस्टी। फिर भरी, फिर मुट्ठी, फिर खा गया।
भाई साहब वो 5-6 मुट्ठी भर के बाजरी खा गया। सुबह ट्रैफिक जाम, पसीने से भरा हुआ मेरे पास आया, बोले ऐसे धान को, ऐसी बाजरी को तो जितना बढ़िया ढंग से कूटो उतना ही बढ़िया, ये कूटने लायक ही है। तो ये हमारी तो चीजें टेस्टी है। मैं बताना चाहता हूँ कि गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। और मैं बताऊं स्वीट पीस में देखो, नैनो टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने कुछ आविष्कार किया होगा। बड़ी चिप आती थी मोबाइल के, छोटी आ गई, माइक्रो आ गई, नैनो आ गई, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार इंडिया ने किया है। और नैनो टेक्नोलॉजी का स्वीट पीस में सबसे शानदार उदाहरण है मखाना मुरमुरिया। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन है साहब, अपन जो प्रसाद में ले जाते हैं। स्वीट पीस में मखाना से बढ़िया, मखाना जो है सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं। आलू का खेलड़ा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं। इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मारांड है, सबसे सुपर। और अंग्रेज, बाहर के पढ़े लिखे लोग अपने इंडिया के लोगों को कहते हैं तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुम्हें किस चीज से न्यूट्रिशन मिलता है, तुम किस कुपोषण के शिकार हो। अंग्रेज आकर के हमें समझा रहे हम कुपोषण के शिकार। हमारे ये बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है। आदरणीय भैया जी, अगर अपने को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुपोषण होता, अपन को खाने को ढंग से नहीं मिलता, तो अपने देश की आबादी 125 करोड़ होती क्या। 4-5 लाख वाले अपने को समझा रहे हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सब 125 करोड़ की आबादी वाला देश, हम तो खुद ही 10 भाई बहन है साहब, और बहुत गरीब है। गरीब इसलिए नहीं है कि हम 10 भाई बहन है, हम गरीब इसलिए कहलाते हैं कि हमारे इधर पड़ोस वाले के तो 13 है, इधर वाले के 15।